हेलो गाइस, तो स्वागत करती हूँ मैं अपने सुपर स्टडी पे। तो आज हम साइंस के सेट प्रैक्टिस 1 का करने वाले हैं। इसी तरह से जितना भी साइंस का सेट प्रैक्टिस होगा हम करेंगे। तो चलिए आज हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जो जनक माने जाते थे वो थे लोवोइजियर। कौन थे? लोवोइजियर। इसका आंसर सी हो जाएगा, लोवोइजियर। फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि रसायन जो विज्ञान है, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किस देश से हुई मानी जाती है। दूसरा क्वेश्चन में कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति जो है किस देश से हुई मानी जाती है, तो ये मिस्र देश से मानी जाती है। तो इसका आंसर डी होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जैव जैव पदार्थों तथा जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है। ये जो जैव रसायन के अंतर्गत होता है। याद रख लेंगे कि जैव रसायन के अंतर्गत ही हम रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं। ये आंसर होगा इसका। हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि खाद्य प्रशिक्षण उर्वरक कीटों जैसे कि नाशक, मृदा स्वास्थ्य आदि से संबंधित विधियों का अध्ययन रसायन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो ये जो कीट है या नाशक है या जीव है, इससे संबंधित जो हम अध्ययन करते हैं वो कृषि रसायन में करते हैं। याद रखेंगे। हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छ ईंधन है। तो जो प्राकृतिक गैस है वो स्वच्छ ईंधन है। छठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखते हैं कि रसायन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पदार्थों की पहचान आयतन और मात्रा से ज्ञात करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। तो रसायन विज्ञान में हम जो है पहचान, आयतन, मात्रा किससे ज्ञात करते हैं, तो ये विश्लेषिक रसायन से। तो इसका आंसर बी होगा, विश्लेषिक रसायन। फिर देखते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो इसे निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्या बोला, स्वच्छ और हरित ईंधन है। क्या है? स्वच्छ और हरित ईंधन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वच्छ और हरित ईंधन है तो इसका आंसर हो जाएगा 4। जैसे कि देखिए सीएनजी और जैव ईंधन है वो स्वच्छ होता है, बाकी डीजल और पेट्रोल तो स्वच्छ नहीं ना होता है। तो इसीलिए 3 और 4 जो है वो उसका आंसर हो जाएगा कि स्वच्छ ईंधन में आते हैं। आठवें नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो देखिए हरित ग्रह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसतन तापमान कितना रहता है, तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 9 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। तो इसमें जो प्राकृतिक गैस है वो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। अल्कोहल, वाटर गैस ये सब जीवाश्म ईंधन में नहीं आते हैं, बल्कि प्राकृतिक जो गैस है वो जीवाश्म ईंधन में आते हैं। फिर आगे क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या बोला कि पयास एक कोलाइड है। तो पयास क्या होता है? पयास जो होता है वो द्रव में द्रव का कोलाइड होता है। क्या होता है? द्रव में द्रव का कोलाइड। जैसे कि मिल्क, आप जानते होंगे कि जो मिल्क है वो एक पयास कोलाइड या इमल्सल कोलाइड का उदाहरण होता है। तो इसका आंसर बी होगा, द्रव में द्रव। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये चूज करना है। तो देखिए अलवणीकरण की विधि से जो है समुद्र का जल साफ किया जाता है। प्रतिलोमन प्रसारण से जो है पेयजल साफ किया जाता है। और विकृतीकरण जो है वो प्रोटीन के लिए होता है। पर जो पाश्चुराइजन है वो चाय के लिए नहीं होता। आपको पता है कि पाश्चुराइजन जो है वो मिल्क से संबंधित है। किससे संबंधित है? मिल्क से संबंधित है पाश्चुराइजन, आप जानते होंगे। फिर हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो इसमें देखिए पारा जो होता है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। ये पानी देख रहे हैं, बेंजीन, ईथर नहीं। ये जो पारा है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। आपको पता है कि ये द्रव अवस्था में रहता है एक धातु होते हुए भी। तो इसका आंसर क्या होगा? पारा होगा। याद रखिए कि पारा जो है वो सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक होता है। फिर अगले क्वेश्चन पे देखिए रासायनिक रूप से जो सूक्ष्म बर्फ वस्तुतः क्या है। तो देखिए सूक्ष्म बर्फ जो होता है वो क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आप सब जानते होंगे कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है। तो याद रख लेंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा 4। फिर देखते हैं आयोडीन। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को पृथक किया जा सकता है। देखिए आप इसका आंसर ऊर्ध्वापातन होगा। जैसे आपको पता होगा कि जो ठोस है यानी कि सॉलिड से गैस में बनना ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। तो आयोडीन जो है या पोटेशियम जो क्लोराइड है ये सारे जो है वो ऊर्ध्वापातन के उदाहरण है। इसीलिए इसका आंसर ऊर्ध्वापातन द्वारा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पे कि अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। तो ये भी ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया से ही जो है अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। तो आंसर ए होगा, ऊर्ध्वापातन द्वारा।
फिर आगे हम देखते हैं कि पेट्रोल से लगी आग, अगर पेट्रोल से लगी आग को बुझाने से जल प्रभावित नहीं होता है, तो अगर पेट्रोल से अगर आग लग जाती है तो जल क्यों प्रभावित नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। तो पढ़ लेते हैं डिफिनेशन क्या है कि जल एवं पेट्रोल जो है अघुलनशील है। कैसा है? अघुलनशील है। पेट्रोल जल पर ऊपरी परत बनाता है और वह जलता है। यानी कि अगर पेट्रोल अगर जल में मिला दिया जाए तो पेट्रोल जो है जल के ऊपर और जलने लगता है। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन फिर से देखते हैं कि पेट्रोल जल के ऊपरी परत पर बनता है और वह जलता है, इसीलिए जो है वो मतलब कि नहीं जो है क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि क्वेश्चन लिखा हुआ था कि बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, तो इसी कारण से जो जल प्रभावित नहीं होता है, किसके कारण से? तो इस कारण से डी आंसर होगा इसका कि जल और पेट्रोल अघुलनशील है और पेट्रोल जल पर ऊपरी परत बनाता है और वह जलता रहता है इसी कारण से। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व है? तो आपको पता हो हीरा जो है एक मूल तत्व है और हीरा जो होता है सबसे कठोर पदार्थ होता होगा, आप जानते होंगे कि सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। इसका आंसर हो जाएगा बी। और इधर क्वेश्चन हम लोग को छूट गया था तो इधर देखते हैं। यहाँ पे 9 नंबर से 8 नंबर तक देख चुके हैं। तो 9 नंबर में क्या बताया गया है कि देखिए बोला गया है कि जो क्रोमेटोग्राफी होता है की तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो जो क्रोमेटोग्राफी होता है ना उसको एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए, एक मिश्रण में 2 प्रकार के मानिए कि रखा हुआ पदार्थ 2 प्रकार का, तो उसको अलग करना है तो उसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो आंसर इसका मार लेंगे डी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे कि पूछा गया है कि किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा में तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? तो इसका अनुपात जो कहलाता है वो कहलाता है विलयन की सांद्रता। अगर देखिए विलय ऊपर रहता है और विलयन नीचे रहता है तो उसे हम विलय की सांद्रता कहते हैं। तो आंसर सी कर लेंगे राइट। फिर देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, निलंबन के कणों का जो आकार कितना होता है? तो जो निलंबन के कण होते हैं उनका आकार क्या होता है? -10⁻⁻5 से 10⁻7 के मध्य में होता है निलंबन के कणों का आकार। तो आंसर बी कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 12 नंबर पे। तो दूध से जो मक्खन, जैसे दूध से जो हमें मक्खन निकालना है तो दूध से मक्खन निकालने के लिए हमें किस विधि का प्रयोग करना पड़ेगा? दूध से मक्खन निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है दूध से मक्खन निकालने के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि बोला गया है कि शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे पानी के उपचार से फिटकिरी से करते हैं, इसका क्या कहलाती है? तो इस देखिए ये अस्कंदीकरण कहलाती है। आपको जैसे पता होगा कि बारिश के मौसम में जब पानी गंदा हो जाता है तो हम उसमें फिटकिरी मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? कि पानी साफ हो जाए, तो उसी को अस्कंदीकरण कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन 14 नंबर में हम देखेंगे कि माइका के बारे में, मतलब कि अवरक के बारे में क्या कहा गया है। तो अवरक जो होता है ना वो ऊष्मा का चालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है। यानी कि वो हीट से पास हो जाता है। अवरक जो है हीट से पास हो जाता है पर विद्युत से पास नहीं हो पाता। तो यही बताया जाता है कि माइका जो है ऊष्मा का चालक है परंतु विद्युत का कुचालक है। तो आंसर ये हो जाएगा, आप लगा लेंगे आंसर ए को कि जो वो ऊष्मा का चालक है विद्युत का कुचालक है। तो आंसर ये हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहलाता है? अभी हम लोग देखे थे कि अगर ठोस से गैस में बदलता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो आंसर ए कर लेंगे। फिर चलते आगे 16 नंबर क्वेश्चन पे कि कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अपव्यय होता है? तो जी देखिए कोहरा जो बना होता है ना वो गैस में द्रव से बना होता है। आपको पता है धूल आंधी ये सब गैस की तरह चलते हैं। अगर उसमें ओस की बूंदें मिल जाती है तो वो कोहरा हो जाता है। तो कोहरा जो है गैस में द्रव का उदाहरण है। याद रखें कोहरा गैस में द्रव का उदाहरण। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं और भी सारे आज केमिस्ट्री के क्वेश्चन इसी तरह फिर फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे और फिर बायोलॉजी के सेट। अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा बाकी लोग तक भी पहुंचे। तो देखते हैं कि परमाणु जो है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत है वो डाल्टन के द्वारा दिया गया था। याद रखेंगे पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन के द्वारा दिया गया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन का प्रयोग किसकी पुष्टि करता है? रदरफोर्ड के प्रकीर्णन का प्रयोग किसकी पुष्टि करता है? तो इसका आंसर हम देखेंगे कि परमाणुओं की नाभिक की पुष्टि करता है। रदरफोर्ड का जो प्रकीर्णन है वो परमाणु में, आपको पता होगा कि परमाणु के नाभिक से जो भी संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं वो रदरफोर्ड ने दिए हैं। तो इसका परमाणु के नाभिक में हम याद रख लेंगे।
फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है कि परमाणु के 3 मूल अवयव हैं। आपको पता होगा कि हमारे परमाणु में जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो वही जो परमाणु के 3 मूल अवयव क्या-क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ध्यान में रख लेंगे। चौथे नंबर क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो चलिए एक-एक करके पढ़ते हैं कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कण होती है। बिल्कुल राइट है कि जो कैथोड जो किरणें होती हैं वो ऋणावेशित होती है। फिर देखिए कैथोड किरणें सभी गैसों से उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल ये भी राइट है। इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के मूल अवयव है। बिल्कुल मूल अवयव है। इलेक्ट्रॉन से ही हम परमाणुओं के मूल को जान सकते हैं कि उसकी प्रवृत्ति क्या है, वो इलेक्ट्रॉन से ही पता चलती है। पर डी दिया हुआ है कि हाइड्रोजन आयनों में कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता। बिल्कुल गलत बात है क्योंकि हाइड्रोजन जो आयन बनते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं और कैसे नहीं पाया जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं कि क्या लिखा होगा कि क्वांटम जो है, क्वांटम संख्याएं कितनी प्रकार की होती है? तो आप जानते होंगे कि क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं छठे नंबर पे कि जल अणुओं के मध्य में कौन सा आवंत विद्यमान होता है? तो जल आप जानते होंगे कि जल अणुओं के बीच में हाइड्रोजन होता है। जैसे जल आप जानते होंगे H2O, तो H2 जो है वो हाइड्रोजन बंध का उदाहरण है। तो इसे याद रख लेंगे कि H2 जो होता है, जल जो होता है वो हाइड्रोजन बंध से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि दो परमाणु, क्या लिखा हुआ कि दो परमाणुओं की समस्थानिक कहा जाता है यदि उसमें, हम किसे समस्थानिक कहते हैं? समस्थानिक की परिभाषा क्या होती है कि परमाणु क्रमांक समान हो परंतु जो द्रव्यमान संख्या हो वो भिन्न हो। तो समस्थानिक का डिफिनेशन ही यही होता है कि उसका परमाणु क्रमांक यानी कि क्या बोलते हैं, परमाणु जो नंबर होता है वो समान होना चाहिए और जो मास नंबर होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। तो ये इसका आंसर हम मान लेंगे कि ए होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं और भी क्वेश्चन है। ये सेशन 20 मिनट का डेली जाएगा। आपको ज़रूर अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए कि बाकी लोगों तक पहुँच सके। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन-सा जो कण है परमाणु का भाग नहीं है? कौन-सा इसमें परमाणु का भाग नहीं है? आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन भाग है, प्रोटॉन भाग है, सॉरी न्यूट्रॉन भाग है, प्रोटॉन भाग है, पर फोटॉन भाग नहीं। फोटॉन एक पार्टिकल है जिससे लाइट का निर्माण होता है। तो इसे याद रख लेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है जो है वो भाग है। तो जो भाग नहीं है वो पूछा गया था, वो फोटॉन नहीं। लेके आगे क्वेश्चन चलेंगे, परमाणु की नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु की नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने। अभी भी मैंने बताया कि नाभिक से जो भी संबंधित है वो रदरफोर्ड की द्वारा दिया गया है, तो रदरफोर्ड आंसर कर लेंगे। फिर देखते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे कि परमाणु की कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो ये जो परमाणु के कक्षा भरने का सिद्धांत किसने किन्हीं दिया है? तो याद रखें कि ऑफ बाउ, ऑफ बाउ जो थे, ऑफ बाउ का सिद्धांत जो है परमाणु की कक्षाओं को भरने के लिए दिया गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, लगा लेंगे टिक। फिर चलते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिपन्न युग है? तो देखिए इसका मतलब क्या है कि कण प्रतिकण है, यानी एक कण और दूसरा कण मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ना, जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। याद रख लेंगे जैसे कि ये सब में, इसमें तो चार्ज नहीं होता है, इसमें प्लस चार्ज होता है और ये इनका भी चार्ज अलग होता है। इनका जो है प्रतिकर्षण करता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, तो याद रखेंगे। फिर देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि अल्फा कणों पर 2 धन आवेश होते हैं जिसका द्रव्यमान बराबर होता है। तो अल्फा कण पर अगर कोई भी होगा तो वो 2 प्रोटॉनों के बराबर होगा। अल्फा कण में पता होता है कि वो प्रोटॉन से बने होते हैं, तो 2 प्रोटॉनों के बराबर होता है उनका जो आवेश होता है। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किन में जो है ऋणात्मक आवेश होता है? यानी कि कहने का मतलब है कि किसमें जो है वो नेगेटिव जो होता है, नेगेटिव आवेश यानी नेगेटिव चार्ज रहता है। तो इसमें बीटा जो कण होते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज रहता है। आपको पता होगा अल्फा, ये तो किरण है ना, तो किरण तो अल्फा कण होता है उसमें पॉजिटिव होता है और गामा किरण में तो वो न्यूट्रल रहता है, पर जो बीटा कण होता है उसमें माइनस होता है। तो वही पूछा गया है कि जो ऋणात्मक जो आवेश है वो बीटा कण में होता है। आंसर कर लेंगे। और 14 नंबर क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि रासायनिक तत्व के परमाणु सिद्धांत का चुंबकीय क्वांटम का संबंध क्या है? यानी कि जो रासायनिक तत्व है उसमें परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध क्या है? तो वो उसका अभिन्यास बताता है। इसलिए इसका आंसर ए होगा कि जो क्वांटम जो संख्या होती है, क्वांटम संख्या उसमें जो चुंबकीय होते हैं वो उसका अभिन्यास बताने के लिए लिया जाता है। तो याद रख लेंगे, ए आंसर होगा। फिर आगे हम चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं कि कितना हो चुका है। 15 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जिस तत्व से परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो देखिए इसका द्रव्यमान संख्या 4 होगा। कैसे 4 होगा? देखिए
2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो द्रव्यमान संख्या बनाने के लिए आपको पता होगा कि अगर मानिए कि आप सभी को जोड़ देते हो तो 6 होता है, पर उसमें से आपको जो है इलेक्ट्रॉन को घटाना होगा, इसीलिए इस तरह से 4 आ जाता है। आपको पूरा सीखना है थ्योरी से तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको थ्योरी से भी पढ़ा सकती हूँ। तो चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि ये तो 15 नंबर हो चुका है और भी हम क्वेश्चन देख लेंगे। आज 20 मिनट का ये सेशन डेली का रहेगा। डेली आज जैसे केमिस्ट्री का है तो फिजिक्स का मतलब समझिए कि मैं आपको पूरा कवर करा दूँगी। आप इतना बस ध्यान रखिए। तो क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? तो क्वांटम संख्या जो होते हैं उनके 2 मान जो है वो हमेशा संभव रहते हैं। क्वांटम संख्या क्वांटम चक्रम क्वांटम संख्या पूछा गया है। सॉरी मैं ठीक से पढ़ नहीं रही। चक्रम जो क्वांटम संख्या होती है उसके मान 2 होते हैं। याद रखेंगे हर क्वांटम संख्या का अपना-अपना मान होता है। तो जो चक्रण क्वांटम संख्या है उसके मान 2 होते हैं। आपको अगर पूरा डिटेल वाइज़ पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट्स करें तो मैं पढ़ा सकती हूँ। किसी भी तत्व के रासायनिक गुणों का निर्धारण किससे होता है? मैंने आपको पहले ही कहा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ही हम किसी भी रासायनिक गुण का निर्धारण कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या ही किसी भी तत्व के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। तो आंसर सी याद रख लेंगे। आप याद भी रखेंगे तो अच्छा से आप एग्ज़ाम में टिक कर पाएँगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि समभारिक परमाणु के विषय में सत्य कथन क्या है? समभारिक का डेफिनेशन आप क्या समझते हैं? समभारिक का डेफिनेशन होता है कि उनका जो द्रव्यमान संख्या होता है ना, वो समान होता है। इसलिए इसका आंसर ये होगा जैसे यहाँ लिखा भी है कि द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु जो संख्या होता है वो भिन्न होता है। यानी कि जो द्रव्यमान संख्या होता है, मास जो होता है वो समान होता है, पर जो उनका एटॉमिक नंबर होता है वो भिन्न होता है। वो परमाणु समभारिक को बताता है। तो इसका आंसर ये मार लेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश या कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या आपको पता होगा कि 8 होता है। जैसे कि क्या बोलते हैं एल-एम के-एल-एम करके भरते हैं ना 8 भरते हैं फिर 8 के बाद 18 भरते हैं, फिर 32 भरते हैं। तो वही चीज़ बताया गया कि पहला जो हम लोग क्या भरते हैं 8 उसमें पहला भरते हैं, तो यही बताया गया। फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन में 20 नंबर में क्या बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा हाइड्रोजन के समस्थानिक है? आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। तो इसमें से हम देखेंगे कि प्रोटेरियम हाइड्रोजन के समस्थानिक है, दूसरा ड्यूटेरियम है और तीसरा ट्रिटियम। ये जो 2 है रेडियम नहीं होगा। तो प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटोरियम इसके लिए आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 1, 3 और 4। तो याद रख लेंगे कि 3 समस्थानिक होते हैं, आप जानते होंगे। फिर 21 नंबर क्वेश्चन देते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? अगर आपको एक ही प्रकार के परमाणु चाहिए तो वो आपको प्राकृतिक तत्वों में क्योंकि खनिज जो यौगिक होता है वो भी मिश्रण से बना होता है। खनिज मिश्रण भी मिश्रण से बना होता है। जो प्राकृतिक तत्व होता है जैसे कि आप सोना ले लीजिए, तो सोना में जो है एक ही परमाणु होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, इसीलिए वो प्राकृतिक तत्व इसका आंसर हो जाएगा। टिक कर लेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ कि 22 नंबर क्वेश्चन में कि किसी किसी तत्व के तुल्यांकिक भार एवं संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो ये परमाणु भार के बराबर होता है। इसका डिटेल्स आपको पढ़ना है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं पढ़ा दूँगी, एक वीडियो बना दूँगी। फिर देखते हैं कि आप बोलते हैं कार्बन जो है कार्बन के 6.03 इंटू 10 पावर 20 परमाणु का भार लगभग तो परमाणु का भार कितना होता है तो वो 1.2 ग्राम होता है। कार्बन के इतना अणुओं का भार पूछा जा रहा है तो 1.2 ग्राम होता है। ये याद रख लेंगे। इस पेज को पूरा हम कवर कर जाएँगे। 20 मिनट का ये डेली सेट प्रैक्टिस रहेगा। आप ज़रूर जुड़िए और शेयर कीजिए कि और भी लोग जुड़ें क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सूची 1 को सूची 1 से मिलाना है। तो जैसे देखिए आपको शून्य द्रव्यमान किसमें मिलता है? शून्य द्रव्यमान किसमें होता है? तो देखेंगे जो शून्य द्रव्यमान होता है वो शून्य द्रव्यमान किसमें होता है? तो वो शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉन में होता है। आपको पता है न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है मतलब इसमें कुछ चार्ज नहीं होता है। आंशिक आपको दाब किसमें मिलेगा? आंशिक जो आवेश होता है यानी कि जो आधा चार्ज होता है वो क्वार्क में मिलता है। पूछा भी जाता है कि आंशिक आवेश का कण क्या होता है? तो क्वार्क होता है। इसको भी आप याद रख लेंगे कि क्वार्क में जो होता है वो आधा होता है और इसका आंसर A2 था कि शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉन में होता है और आंशिक आवेश क्वार्क में होता है। फिर देखते हैं आंशिक प्रचक्रण पूछा गया कि आंशिक प्रचक्रण किसमें होता है? तो पॉज़िट्रॉन में जो होता है वो आंशिक प्रचक्रण होता है। पूर्ण प्रचक्रण पूछा जाए तो वो फिनोल लगाएँगे। इस तरह से आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। फिर सूची का मिलान बताया गया है। 25 नंबर में भी देखेंगे कि सूची है। तो मिलाते हैं। जैसे कि न्यूट्रॉन की खोज किन्होंने की है? आपको पता होगा कि न्यूट्रॉन की खोज बढ़ाते हैं थोड़ा-सा इसे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो न्यूटन की खोज हम देखेंगे तो न्यूटन की खोज करने वाले जेम्स चैडविक सबको पता है कि न्यूटन की खोज जेम्स इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है। परमाणु का पॉजिट्रॉन इसी से मिल जाएगा क्योंकि ये गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को खोजा और परमाणु का नाभिक से संबंधित जो है रदरफोर्ड है।
इसका आंसर हम मिला लेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ईज़िली क्वेश्चन था। फिर देखते हैं 26 नंबर में कि क्या लिखा हुआ है कि जो है मूलभूत कण के बारे में लिखा है कि निम्नलिखित में से मूलभूत कण या एलिमेंट्री पार्टिकल कौन-सा होता है? मैंने बताया कि क्वार्क जो होता है वो इलेक्ट्रिक पार्टिकल होता है और आधा चार्ज होता है, इसलिए इसको मूलभूत कण कहा जाता है। तो डी आंसर कर लेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन को भी मिला लेंगे। लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर का 20 मिनट का ये सेशन है सेट प्रैक्टिस का। तो देखिए इसमें बताया गया है कि क्या निम्नलिखित घटनाओं में सही क्रमांकन व्यवस्थित कीजिए और पहले से प्रारंभ होते हुए अंतिम गतिविधियों तक जाइए। तो इसमें बताया गया कि सबसे पहले किसकी खोज हुई है? आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी सबसे पहले खोज हुई है 1870-76 के दशक में इसकी खोज हो गई। फिर देखते हैं प्रोटॉन की खोज 1903 के दशक में हो गई है और न्यूट्रॉन की खोज जो 1905 के दशक में हुई और पाइजन उसके बाद आया। तो पाई मेसन जो उनकी खोज उसके बाद हुई। तो इसका आंसर क्या होगा कि पहले हम जो है इलेक्ट्रॉन को खोजे हैं, फिर उसके बाद प्रोटॉन को, फिर न्यूट्रॉन को, फिर पाई मेसन की खोज की। तो इसका आंसर हम बी लगा लेंगे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ये आज तक इतना सेट पेपर था, जो 20 मिनट का एक सेशन था। आपको सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में साइंस भी पूछे जाते हैं और बेहद इंपॉर्टेंट है। और जुड़िए, डेली आपको सेट प्रैक्टिस मिलेगा 20 मिनट। थैंक यू दोस्तों।